नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की इस वक्त की बड़ी युद्ध के मैदान से आ रही खबर से। रूसी सेना का यूक्रेन से विध्वंसक बदला देखने को मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन के Su-25 और Su-27 तबाह कर दिए गए हैं। रूस में यूक्रेन के हमले से भड़की है रूसी सेना भी। यूक्रेन में कई शहरों में एक साथ विस्फोट हुआ है। ये बड़ा बदला रूस ने यूक्रेन से लिया है। यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ विस्फोट देखने के लिए मिला है। यूक्रेन में रूस के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना ने युद्ध का मैदान ही बदल दिया है। 2023 के अंत तक जो जंग यूक्रेनी धरती पर हो रही थी, वो अब 2024 में रूसी धरती पर हो रही है। यूक्रेनी सेना रूसी शहरों में गुरिल्ला मिसाइल अटैक कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर पुतिन सेना के एयर डिफेंस को क्या हो गया है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेनी सेना को भीषण हमले की ताकत कहां से और कैसे मिली। साल 2024 के शुरुआत में ही ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जिसका डर कई महीनों से मंडरा रहा था। तो 2023 के अंत में ज़ेलेंस्की ने जो सौगंध खाई थी वो पूरा हो गया है। अब रूसी धरती पर युद्ध शुरू हो गया है, बहुत बड़ा युद्ध। यूक्रेन के बारूदी वज्रपात से रूसी शहरों में विनाश का भयावह चक्रवात आ गया है। अब तक यूक्रेनी जमीन पर जंग हो रही थी। रूसी फौज यूक्रेन में घुसकर हमले कर रही थी। इससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। यूक्रेन कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि युद्ध की आग रूसी धरती पर भी भड़के। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूक्रेन फोर्सेज लगातार हमले कर रही थी। अब यूक्रेन के हमले सफल हो रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स एक हफ्ते से रूसी शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन हमलों से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में मौजूद रूसी सैन्य बेस हैं। यूक्रेन इन्हीं को खत्म करना चाहता है। बीते 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के आधा दर्जन शहरों पर हमला किया। ये रूस के मगादान शहर की तस्वीर है, जहां एक मोटर गोदाम इस तरह जलकर राख हो गया। गोदाम में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी रूस ने अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद आग लगी, जिसमें गोदाम जलकर खाक हो गए। यूक्रेन ने एक साथ कई फ्रंट पर धावा बोला। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा घरों को मलबा बना दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में मौजूद रूसी बेस पर भी हमला करने की कोशिश की। मिसाइल बेस के पास जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। काला सागर में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने की कोशिश की।
इसके लिए यूक्रेन ने 6 मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने जिस तरह का प्रतिशोध लिया है, उससे मॉस्को और क्रेमलिन आक्रोश से भर गए, क्योंकि यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट लगी है। रूसी धरती पर यूक्रेन ने कहां-कहां आक्रमण किया, यूक्रेन के हमले में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, अब इसे समझिए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूसी सेना के बेस पर हमला किया। यहां तैनात रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। क्रीमिया में भी रूसी सैन्य बेस पर हमला हुआ। हमले की वजह से बेस की 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुर्स्क एयरबेस पर भी यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन अटैक किया। यहां तैनात रूस के 2 फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंचा है। वोरोनिश में यूक्रेन के हमले में 13 इमारतें तहस नहस हो गईं। हमले में 5 लोगों की जान चली गई। ओरियोल में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यहां रूसी सेना के 11 सैनिक खत्म हो गए। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले उस वक्त तेज हो गए जब नाटो ने उसके बारूद को रिचार्ज कर दिया। दिसंबर में यूक्रेनी सेना हार की कगार पर पहुंच गई थी। यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए न तो सैनिक थे और न ही हथियार। लेकिन नए साल की शुरुआत से ही उसके हमले बहुत तेज हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स के ज्यादातर हमले कामयाब हो रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक नहीं पा रहे। सवाल यह है कि आखिर रूस के कवच को क्या हो गया है? क्या अमेरिका ने रूस के डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया है? जो अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी मिसाइल दे दी है जो रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इन सवालों का सही जवाब अभी पता नहीं, लेकिन यह सच है कि पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को बारूद की सप्लाई हो चुकी है। इस सप्लाई के बाद ही जंग की आग भड़क गई। यूक्रेनी फोर्स ने हमले का तरीका भी बदल दिया है। अब जेलेंस्की सेना रूस के अंदर गुरिल्ला हमले कर रही है। ऐसे हमले जिसके लिए ना तो पुतिन और ना ही उनकी सेना तैयार है। इससे रूस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के हमले 7 दिन से न सिर्फ जारी हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे? जनवरी के महीने में कीव फतह का ख्वाब देखने वाली पुतिन सेना का अगला कदम क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन विजय के लिए रूस की आन बान और शान की रक्षा के लिए पुतिन अब परमाणु प्रहार का रास्ता अपना सकते हैं। परमाणु हमला ही एकमात्र विकल्प है जो नाटो समर्थित यूक्रेन को पराजित कर सकता है। पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। रूस में चुनाव होने वाले हैं। यूक्रेन जीतकर पुतिन फिर से रूस के लोगों का समर्थन पाना चाहेंगे। ऐसे में अगर वो परमाणु हमला कर दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट लगी है। डोनेस्क में रूसी सेना का भीषण हमला देखने को मिला। हमले में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए हैं। 24 घंटे के अंदर मारे गए हैं ये 300 जवान। यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। 300 सैनिक मारे गए हैं इस बड़े हमले में। पिछले 24 घंटे के दौरान ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन की सेना को।
इस साल की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन एक दिन पहले यूक्रेन ने रूसी शहरों पर जबरदस्त पलटवार किया, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया। जाहिर है कुछ घंटों में ही रूस ने बदला लेना शुरू कर दिया और यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। हथियारों की कमी से जूझता यूक्रेन अब फिर से रूस पर हमला करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि रूस ने रणनीति बदलकर यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके कयामत को बुलावा भेज दिया है। क्योंकि अब पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में यूक्रेन का सर्वनाश तय है। यही वजह है कीव से लेकर ओडेसा तक रूस ने इतना बारूद भर दिया है कि शहर के शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। और जो बचे हैं उन्हें पूरी तरह मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। ये दक्षिणी डोनेस्क से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस के फर्स्ट आर्मी कॉर्प्स के सैनिक ने एक एक करके कई यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल उड़ा दिए। ऐसा उसने एफपीवी ड्रोन की मदद से किया। रूस के बारूदी हमले में यूक्रेनी धरती कांप उठी है। खेरसोन में नीपर नदी के पास ताबड़तोड़ हमले किए। MLRS क्रू ने नीपर नदी के दूसरे किनारे पर मौजूद यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया। रूस इतने गुस्से में है कि रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइल स्ट्राइक कर दी। खार्किव में रात से लेकर सुबह तक मिसाइल बरसती रही। बारूदी आग में पूरा खेरसोन जलने लगा। ये उसी आग की तस्वीरें हैं। अब दिव्का में रूसी पोस्ट पर हमले के लिए बढ़ती यूक्रेनी टैंक बटालियन को रूसी सैनिकों ने न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। न सिर्फ रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है बल्कि सप्लाई चेन भी रोक रहा है, जिससे हथियार और दूसरे सामान यूक्रेनी सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए ओडेसा में रूस ने मिलिट्री व्हीकल को उड़ा डाला जो सैन्य सामान लेकर जा रहे थे। रूस ने 1 जनवरी से अब तक 1000 से ज्यादा हमले यूक्रेन पर किए हैं। रूस ने तमाम हमलों में अधिकतर लॉन्ग रेंज मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यानी रूस ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे उसके सैनिकों को कम से कम नुकसान हो, जिससे वो लंबे समय तक जंग में टिका रह सके। हालांकि इस दौरान वो उन तमाम इलाकों में एक सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है जो उसने जीत लिए। क्योंकि रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि बाखमुत जैसे हालात फिर से पैदा हो जाएं। क्योंकि वैगनर ने बाखमुत रूस को जीत कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने फिर उस पर कब्जा जमा लिया था। यही वजह है कि इस दफा रूसी सैनिक जिन इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ रहे हैं वहां मजबूत किलेबंदी करते जा रहे हैं। ऐसा क्रीमिया में भी किया गया है। इसलिए यूक्रेन नीपर के आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि नीपर से आगे बढ़ते ही रूसी टैंक गरजने लगते हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर यूक्रेन के हमले को ध्वस्त कर देते हैं और इस बीच रूस के कामिकाजी ड्रोन कीव तक हमला करके उसे दहला रहे हैं। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करके पुतिन ने विध्वंसक बदला लिया है। एक दिन में रूस ने ताबड़तोड़ हमलों में 100 टारगेट खाक कर दिए।
इसके अलावा यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट पर कई हमले किए, जिससे उसके बचे हुए हथियार भी तबाह हो गए। इसी हमले में डोनेस्क कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। डोनेस्क में रूस ने 90 सैनिक मार गिराए, जबकि लीमन में 100 सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा 138 जगहों पर सैन्य सामान बर्बाद कर दिया। रूस ने यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन पर रूस ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें फाइटर जेट और बॉम्बर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक में क्रूज और लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी गई, जबकि ड्रोन स्ट्राइक में कामिकाजे ड्रोन दागे गए, जबकि लोकेशन ट्रेस करने में सर्विलांस ड्रोन का सहारा लिया गया। इसके अलावा काले सागर में वॉरशिप से हमला किया गया। इतना ही नहीं, सी माइंस बिछाकर कारोबारी रूट को ब्लॉक कर दिया गया। यूक्रेन में इतनी भारी तबाही पुतिन की बदली हुई युद्ध नीति की वजह से हुई। यानी पिछले साल जिस रणनीति से रूस को काफी नुकसान हुआ था, उसे एकदम बदल दिया गया है, जिससे इस साल रूस शुरुआत से ही हावी है। रूस ने साल 2024 की शुरुआत से ही एक नई युद्ध नीति पर काम शुरू किया है। इस युद्ध नीति में 180 डिग्री हमले किए जा रहे हैं, यानी नुकसान ना के बराबर और तबाही कहीं ज्यादा। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने इतने विध्वंसक हथियार निकाले हैं जो कीव से लेकर खार्किव तक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिक रास्ता पूरी तरह साफ होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। रास्ता साफ करने का काम ड्रोन, मिसाइल, टैंक और मिलिट्री व्हीकल कर रहे हैं। दरअसल सर्दियों में रूस ने पूरा फोकस क्रीमिया की सुरक्षा पर शिफ्ट किया। इस दौरान यूक्रेन पर हमले कम किए गए, जबकि आर्टिलरी को क्रीमिया शिफ्ट करके एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। इसी दौरान उसने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। दरअसल रूस के प्लान को यूक्रेन समझ नहीं पाया। वो सिर्फ क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश में लगा रहा, जबकि रूस ने उसे वहां उलझाकर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसका असर इस साल की शुरुआत से ही दिखने लगा। जब खार्किव में मिसाइल स्ट्राइक हुई तो ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए, क्योंकि जवाबी हमले के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की खेप नहीं बची। एक दो जगह पर टैंक और मिलिट्री व्हीकल हैं, उन्हें रूसी सेना इस तरह खदेड़ रही है। रूस ने यूक्रेन को नाटो देशों से मिले टैंक भी तबाह कर दिए और दूसरे हथियार भी। यहां तक कि कीव और दूसरी जगह सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक रोकने में नाकाम है, बल्कि कामिकाजी ड्रोन से उन्हें निशाना बनाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर निकोलेव से। निकोलेव में रूस का बहुत बड़ा हमला, यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह किया। हथियार डिपो में मिसाइलों का जखीरा मौजूद था। गाजा का युद्ध अगले फेज में पहुंच गया है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच जंग और तेज हो गई है। गाजा जंग के 3 महीने पूरे होते ही उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने अपना ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में हमास के बड़े कमांडर अब नहीं बचे हैं। इजरायली सेना अब गाजा में हमास के उन ठिकानों को तबाह कर रही है जो मिडिल और साउथ गाजा में हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ऐलान किया है कि गाजा में इजरायली सेना के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता।
3 महीने की धुआंधार बमबारी, तीन महीने में लगातार विध्वंस, तीन महीने के भीषण युद्ध के बाद इजराइल ने अपने बड़े इरादे को पूरा कर लिया। पूरा हुआ इजराइल का 50% टास्क, उत्तरी गाजा से हमास साफ। इजराइल का ऐलान, नॉर्थ गाजा का पूरा अंजाम। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने जमींदोज। युद्ध के 3 महीने बाद आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। उत्तरी गाजा के ज्यादातर इलाके और हमास के ठिकाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इजरायली सेना के दावे के मुताबिक उसने उत्तरी गाजा में हमास के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि इजराइल ने उत्तरी गाजा में करीब 8000 हमास लड़ाकों को मार गिराया। पिछले 24 घंटों में उत्तरी गाजा में 120 से अधिक फिलिस्तीन समर्थक मारे गए। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से भारी संख्या में हथियार और हमास से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दावे के मुताबिक अब उत्तरी गाजा में कोई हमास कमांडर नहीं बचा है। उत्तरी गाजा में बिना कमांडरों के ही हमास की तरफ से छिटपुट हमले हो रहे हैं। अब इजरायली सेना का फोकस मध्य और दक्षिण गाजा पर है। इस बीच गाजा में हमास और आईडीएफ के बीच जंग जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास ने आईडीएफ पर अटैक किया और मोर्टार लॉन्चर से हमला करके इजरायली टैंक को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि वो उत्तरी गाजा के सीमावर्ती इलाकों से हट चुकी है। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के 2 इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों से हट गई है। आईडीएफ ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसने हमास के 11 कमांडरों को मार गिराया। हमास के बटालियन कमांडर इस्माइल सिराज और डिप्टी ब्रिगेड कमांडर अहमद वेहबे को भी ढेर कर दिया। उत्तरी गाजा के टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद हमास के कई लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। इजराइल का दावा है कि अब उसकी सेना मध्य और दक्षिणी गाजा के शरणार्थी शिविरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भी हमास का बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क है। ऐसे में इजरायली सेना खान यूनिस का हाल भी उत्तरी गाजा की तरह ही करने पर आमदा है। इजराइल ने दक्षिण गाजा में छिपे हमास लीडरों की तलाश और तेज कर दी है। दक्षिण गाजा में इजराइल के एलीट कमांडो ने हमास के खान यूनिस बटालियन पर धावा बोला। खान यूनिस बटालियन के कमांडर के घर छापेमारी की। दावा किया कि हमास कमांडर के घर से खुफिया दस्तावेज भी मिले। वहीं खान यूनिस के एक स्कूल में हमास का ठिकाना भी मिलने का दावा किया गया है। गाजा में जंग का नया फेज शुरू होने के बाद मध्य गाजा से लेकर दक्षिण गाजा बारूद से लगातार दहल रहा है। इजराइल दक्षिण और सेंट्रल गाजा में भयंकर बमबारी कर रहा है। खान यूनिस के अल अमल अस्पताल के पास भी बमबारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में युद्ध के तीसरे और चौथे फेज का प्लान भी इजराइल ने तैयार कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि दक्षिण गाजा में बंधकों की तलाश तेज होगी। इजराइल ने हमास को एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक युद्ध नहीं रुकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में रूसी सेना का मिसाइल हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के 35 सैनिक मारे गए। 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सैन्य संघार हुआ है। उत्तरी गाजा के बाद इजराइल की सेना ने सेंट्रल और साउथ गाजा की तरफ कूच शुरू कर दिया है। अब इजराइल एयरफोर्स का प्राइमरी टारगेट भी यही हिस्सा है। बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने ज्यादातर बम मध्य और दक्षिणी गाजा में गिराए। इधर वेस्ट बैंक में भी इजराइल आक्रामक हो गया है। यहां गाजा की तरह आईडीएफ एयर अटैक कर रही है। सवाल है कि उत्तरी गाजा के बाद इजराइल का लक्ष्य क्या है और हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू अब क्या करने वाले हैं। אסור לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו. אללהו אכבר! אללהו אכבר! संदेश जारी हो चुका है। इरादा साफ है, जब तक हमास को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 92 दिन बीतने के बाद भी गाजा का रण धधक रहा है। गाजा की जमीन पर इजराइल के फाइटर जेट बारूद बरसा रहे हैं। जमीन पर लड़ती आईडीएफ की कमांडो फोर्स हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। गाजा को मौत की नींद सुला रही है। आने वाले कई हफ्तों तक गाजा से इसी तरह की तस्वीरें आती रहेंगी, जिसका ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद किया है। नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, इजराइल की जमीन पर बारूदी बारिश तब तक जारी रहेगी जब तक वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। אסור לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו. אנחנו לא נותנים לחמאס חסינות בשום מקום, ואנחנו נלחמים כדי להשיב את הביטחון הן בדרום והן בצפון. ועד אז, ולשם כך, צריך לשים הכל בצד, ולהמשיך בכוחות משותפים עד להשגת הניצחון המוחלט. हमास को ललकारते वक्त बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी ऐलान किया कि उत्तरी गाजा के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट क्या है और आईडीएफ का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। साफ है, इस वक्त इजराइल के 3 मेन टारगेट हैं। इजराइल का टारगेट नंबर 1 है हमास को पूरी तरह से खत्म करना। टारगेट नंबर 2 सभी बंधकों की सुरक्षित वापसी और टारगेट नंबर 3 ये सुनिश्चित करना कि भविष्य में गाजा इजराइल के लिए खतरा नहीं बने। लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईडीएफ फोर्सेस का फोकस उत्तरी गाजा के बाद मध्य और दक्षिणी गाजा की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। ये राफा की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल की वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, हमला कर कई इमारतों को तबाह कर दिया। दक्षिण गाजा में आईडीएफ के फाइटर प्लेन ने आसमान से बारूद बरसाया, एक टावर को नष्ट कर दिया। दावा है कि यहां हमास के लड़ाके छिपे थे। ये वीडियो खान यूनिस का है, जहां 12 घंटे पहले इजराइल ने बड़ा हवाई हमला किया। खान यूनिस में धुएं का गुबार नजर आने लगा। दक्षिण गाजा में इजराइल के एलीट कमांडो ने बड़ा हमला किया, जहां स्कूल में मौजूद हमास लड़ाकों को घेरकर जबरदस्त फायरिंग की गई।
इजराइल का पूरा फोकस अब उत्तरी गाजा से ज्यादा सेंट्रल और दक्षिणी गाजा पर है, इसीलिए आईडीएफ फोर्सेस गाजा के इस हिस्से पर ज्यादा हमले कर रही है। इजराइल के टारगेट पर अब सेंट्रल और साउथ गाजा में मौजूद हमास के ठिकाने और लड़ाके। हालांकि हमास अब भी इजराइल को उत्तरी गाजा में फंसाकर रखना चाहता है, इसीलिए हमास के अलग अलग बटालियन ने हमले तेज कर दिए। ये वीडियो हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया है। वीडियो में आईडीएफ के काफिले पर हमास लड़ाके हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमास लड़ाकों ने आरपीएफ से इजरायली टैंक पर हमला किया। धमाके के बाद इजरायली टैंक में आग लग गई। उत्तरी गाजा में कई जगहों पर हमास लड़ाके इजरायली सेना पर जबरदस्त फायरिंग करते हुए भी नजर आए। दरअसल हमास को डर है कि उत्तरी गाजा से निकलकर इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा तक पहुंच गई तो हमास के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हमास इस इलाके में इजराइल को फंसाकर रखना चाहता है। हालांकि नेतन्याहू गाजा से बहुत आगे की सोच चुके हैं। उनके निशाने पर गाजा के बाद वेस्ट बैंक है, जिसकी तैयारी भी इजराइल की सेना ने शुरू कर दी है। दरअसल आईडीएफ की ग्राउंड फोर्सेस पहले से वेस्ट बैंक में मौजूद हैं और हमास समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन अब इजराइल ने गाजा की तरह ही वेस्ट बैंक पर भी एयर अटैक शुरू कर दिए हैं। ये वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन का वीडियो है, जहां इजराइल ने एक इमारत पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ। दावा है कि इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हैं। इजराइल की माने तो उसके पास ये पक्की खबर थी कि जेनिन के इस इलाके में हमास लड़ाके मौजूद थे, जिन्हें टारगेटेड हमला कर मार दिया गया। जेनिन में इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है। ये वीडियो जेनिन के उत्तरी गाजा का है, जहां बड़ी संख्या में इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का काफिला नजर आया। रामल्ला में भी इजराइल सेना का काफिला दिखाई दिया। ये नेबल्स का वीडियो है, जहां इजराइल आर्मी और हमास लड़ाकों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। इजराइल ने साफ कर दिया है, वेस्ट बैंक में हमला आने वाली तबाही का महज एक ट्रेलर है। गाजा का चाहे उत्तरी हिस्सा हो या दक्षिणी, जो वेस्ट बैंक के इलाके, इजराइल ठान चुका है कि वो हमास को खत्म करे बिना रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया में भी रूस के हमले तेज हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के 40 सैनिकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेनी सेना की फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन को 6 फ्रंट पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन जंग में अगर अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है तो वो दूसरे मोर्चे यानी मिडिल ईस्ट में घिर गया है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन हूती ने टास्क फोर्स पर हमले की धमकी दी है, जिसका जवाब देने के लिए ब्रिटेन ने तैयारी कर ली है, जबकि अमेरिका ने अपने वॉरशिप को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यानी हूती ने अगर हमला किया तो उसका जवाब लाल सागर तक ही सीमित नहीं रहेगा। यमन में घुसकर हूती ठिकानों को भी तबाह कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की आखिरी वार्निंग को सिर्फ 3 ही दिन बीते, लेकिन ना तो हूती की हिमाकत कम हुई और ना ही ईरान का उकसाना। जाहिर है अब अमेरिका का आगे आना मजबूरी है। नहीं तो अरब से उसका बोरिया बिस्तर बच सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने हूती के 2 ड्रोन मार गिराए। हूती ने कार्गो शिप पर हमले के लिए ड्रोन दागे थे। दोनों ड्रोन यमन में मौजूद हूती के बेस से दागे गए थे। इस हमले के तुरंत बाद ब्रिटेन की तरफ से धमकी दी गई, जिसमें कहा गया हूती को आखिरी चेतावनी दे दी गई, लेकिन हमले नहीं रुके। अब ब्रिटिश सेनाएं हफ्ते के भीतर यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर हमले के लिए उतर सकती हैं।
खास बात यह कि ब्रिटेन के साथ टास्क फोर्स में मौजूद 12 देश भी शामिल हैं, जो अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। उधर हूती ने पलटवार करते हुए कहा है, हमारे लड़ाकों के टारगेट पर पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाज हैं। लाल सागर से समुद्री यातायात तभी संभव होगा जब गाजा पर हमले रुके और टास्क फोर्स लाल सागर से रवाना हो। जाहिर है अकेले दम पर हूती में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सुपर पावर से टकरा सके। जाहिर है इसके पीछे ईरान है, जिससे हूती को न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं बल्कि ईरान ही हूती के लिए रणनीति बना रहा है। ऐसे में टास्क फोर्स ने नए सिरे से हूती को काबू में करने के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है, जिसमें हूती की ड्रोन साइट की पहचान कर ली गई है। फाइटर जेट को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ब्रिटेन ने क्रूज मिसाइल से लैस RAF टाइफून को स्टैंड बाय मोड पर रख दिया है। यमन में मौजूद ब्रिटेन के जासूस लगातार खुफिया जानकारी दे रहे हैं। रॉयल नेवी का टाइप 45 HMS डायमंड अटैक के लिए तैयार है। इसके अलावा बाब अल मंडब के पास जिबूती अमेरिकी बेस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, जिससे बाब अल मंडब स्ट्रेट में हूती लड़ाकों पर नजर रखी जा सके। जाहिर है टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के आक्रामक होने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। ईरान ने अपने वॉरशिप को लाल सागर भेजकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। ईरान अब खुलकर हूती के सपोर्ट में आ गया है, जो अभी तक ईरानी प्रॉक्सी हूती को बैकडोर से मदद कर रहा है, लेकिन अब युद्धपोत उतारकर उसने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ईरानी युद्धपोत एल्बोर्स कई खूबियों से लैस है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। 8 एंटी शिप मिसाइल नूर से लैस है। 144 mm की मार्क 8 गन लगी है। कमांड CIWS सिस्टम लगा है। 81 mm के 2 मोर्टार लगे हैं। 12.7 mm की 2 मशीन गन से हमला कर सकता है। इसके अलावा टॉर्पीडो से भी हमला करने में सक्षम है। यह अदन की खाड़ी से बॉल अल मंडब स्ट्रेट के पास गश्त करेगा। इसी इलाके से हूती लड़ाके मिसाइल दागते हैं। यहीं पर हूती के बेस मौजूद हैं, जहां ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं। कार्गो शिप देखते ही उस पर हमला बोल देते हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका डिफेंसिव मोड में ही रहकर सिर्फ कारोबारी शिप की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन हूती के हमले इसी तरह होते रहे तो अमेरिका यमन में मौजूद हूती मिलिट्री बेस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे भी ब्रिटेन ने फाइनल वार्निंग देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग। उत्तर कोरिया ने तीसरे दिन भी फायरिंग की है। 3 दिनों से दोनों देशों में छिड़ी हुई है ये जंग। किम के हमले से टेंशन में है अमेरिका भी। यूक्रेन और गाजा, दुनिया में 2 वॉर ग्राउंड पहले ही धधक रहे हैं। इधर कोरिया में भी जंग की चिंगारी भड़कने लगी है। बीते 72 घंटों से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि किम की सेना बार बार दक्षिण कोरिया की सरहद में गोले दाग रही है। सवाल है कि क्या किम दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं? क्या जंग का तीसरा मैदान तैयार हो चुका है? क्या कोरिया में जंग का तीसरा मोर्चा खुलेगा? क्या सन की तानाशाह तीसरा विश्व युद्ध करवाएगा? यह सवाल हवा हवाई नहीं है।
इन सवालों की पृष्ठभूमि में है उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन, जिसने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग की जमीन तैयार कर ली। किसी भी वक्त किम के सैनिक दक्षिण कोरिया की तरफ कूच कर सकते हैं। बीते 3 दिन से उत्तर कोरिया के सैनिक दक्षिण कोरिया पर हमले कर रहे हैं, यहां की जमीन को दहला रहे हैं, जिसका दावा दक्षिण कोरिया ने खुद किया है। दावे के मुताबिक 5 जनवरी को उत्तर कोरिया ने 60 राउंड गोले दागे, 6 जनवरी को 200 राउंड फायरिंग की गई, जबकि 7 जनवरी को उत्तर कोरिया ने फिर फायरिंग की। दक्षिण कोरिया के मुताबिक किम जोंग की सेना ने यह हमले येओनप्योंग द्वीप के उत्तर हिस्से में किए। यहां बीते 3 दिनों से उत्तर कोरिया की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, समंदर में गोले दाग रही है। इसी दौरान येओनप्योंग द्वीप पर भी कई गोले दागे गए। येओनप्योंग द्वीप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवादित हिस्सा है। साल 2010 में यहां दोनों देश आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। 2018 में यहां एक बफर जोन बनाया गया था। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया बफर जोन में बीते 3 दिनों से हमले कर रहा है, समुद्री इलाकों में गोले दाग रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। किम की बहन ने अपने एक बयान में कहा, हमारी सेना ने जल क्षेत्र में एक भी गोला नहीं दागा। उत्तर कोरिया ने सिर्फ नकली विस्फोट की आवाज निकाली और दक्षिण कोरिया के रिएक्शन का इंतजार किया। उन्होंने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे हमने सोचा था। इस तरह के दावे बेशर्मी और झूठ से गढ़े गए हैं। किम भले हमले की बात का खंडन कर रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया न सिर्फ दावों को लेकर अड़ा है, बल्कि किम को करारा जवाब देने का भी दावा कर रहा है। बीते 24 घंटे में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर 400 राउंड फायरिंग की। इधर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया सुबह से उकसाने की कार्रवाई कर रहा है, जो कोरियाई प्रायद्वीप की शांति के लिए खतरा है। हमारी सेना को तैयार रहना चाहिए ताकि वक्त पर दुश्मन का सफाया किया जा सके। दक्षिण कोरिया के तेवर सख्त है, तो किम भी अपनी बारूदी तैयारियों का जायजा ले रहा है। यह तस्वीर किम जोंग की एक मिसाइल फैक्ट्री की है, जहां 2 दिन पहले किम अपनी बेटी के साथ नजर आया था। दावा है कि किम ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन और गाजा में युद्ध की आग धधक रही है। इधर कोरिया में जंग की चिंगारी उठ रही है, जो अगर शोले में बदली तो दुनिया में बारूदी तबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएम मोदी पर मालदीव के कुछ मंत्रियों के विवादित बयान को लेकर भारत के कड़े रुख के बाद मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई है। आखिर मालदीव सरकार को अपने मंत्रियों पर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी की ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर में उनके प्रयासों की तारीफ, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखकर मालदीव के कुछ मंत्रियों और नेताओं को भयंकर मिर्ची लग गई। मालदीव के नेताओं के बयानों पर जब सरकार से लेकर सोशल मीडिया तक बवाल मचा और मालदीव सरकार की चौतरफा निंदा शुरू हो गई, तो मालदीव के राष्ट्रपति को एक्शन लेना पड़ा। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए गए इन मंत्रियों के नाम है मालशा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद। अपने मंत्रियों पर इस एक्शन से पहले मालदीव सरकार ने एक बयान जारी करके मंत्रियों के बयान की निंदा की। इस मामले में मालदीव की मुइजू सरकार ने आधिकारिक तौर पर सफाई देते हुए कहा कि मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी से अवगत है। सोशल मीडिया पर जो भी टिप्पणी की गई है वो व्यक्तिगत है और वो मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे।
मालदीव के बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी शर्मनाक है। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने भी मालदीव के मंत्रियों के बयानों की निंदा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये हमारा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ये ग्लोबल लीडर है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम इंडिया के साथ डेवलप करना चाहिए। मोल्डिव्स भी इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, ये हमारा बहुत क्लोज है। मोल्डिव्स टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑलवेज विल नीड इंडिया सपोर्ट। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी के बाद जब घमासान मचा तो मालदीव की अंदरूनी राजनीति में भी तूफान खड़ा हो गया। भारत विरोधी बयानबाजी पर मालदीव में घर में ही तकरार शुरू हो गई। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने बड़बोले मंत्रियों को जमकर फटकार लगाई। अब्दुल्ला शाहिद ने तुरंत ही पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वहीं इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मालदीव की होटल इंडस्ट्री पर भी खासा असर पड़ा। कई भारतीयों ने मालदीव में होटलों की बुकिंग रद्द कर दी। लोग अब मालदीव के बजाय लक्षद्वीप के बारे में सर्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लक्षद्वीप को यूरोप के देशों और स्विट्जरलैंड जैसा डेस्टिनेशन बनाने का प्लान है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। पर्यटन के अलावा कई महत्वपूर्ण चीजें वहां पर हो रही हैं। उन सब चीजों की जानकारी पूरे देश को आज मिली है। लक्षद्वीप आम आदमी नहीं जा पाया था पहले, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद एक एक चीज की जानकारी वहां पर मिल गई है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने जब से लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की हैं, तभी से लक्षद्वीप और मालदीव की खूबसूरती की तुलना होने लगी है। इसी से मालदीव के कुछ मंत्री चिढ़ गए। मालदीव के मंत्रियों के विवादित बयानों पर सोशल मीडिया में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। बॉलीवुड सितारों, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज ने भी मालदीव सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग ढंग से अपनी नाराजगी जाहिर की। चौतरफा विरोध के बाद मालदीव सरकार को भी समझ में आया कि उसके मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत को लेकर कितना शर्मनाक बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तूफान आया, उसके बाद बाढ़ आई और इसी के साथ एक देश बहने लगा। सैलाब के बाद अर्जेंटीना में आपातकाल लग गया। कैमरे में सैलाब की जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो डरा देने वाली हैं। सैलाब के सामने जो कुछ आया वो लहरों में समा गया। पुल बह गए, सड़कें तबाह हो गई, गाड़ियां जलमग्न हो गई। शहर की गलियां नदी बन गई। ऐसा सैलाब आया कि एक देश में त्राहिमाम मच गया। ये तस्वीरें अर्जेंटीना की। यहां पहले तूफान आया, इसके बाद बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। अर्जेंटीना के आधा दर्जन शहरों में सैलाब की लहर ने जबरदस्त तांडव मचाया। खतरनाक सैलाब को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। बाढ़ और तूफान की वजह से अर्जेंटीना में बहुत बड़ी तबाही हुई। सैलाब की वजह से होने वाले हादसों में कई लोगों की जान चली, तमाम लोग घायल हैं। राहत और बचाव का कार्य तेज है, लेकिन तबाही ऐसी हुई है कि शहरों की सूरत बिगड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।